जय हिंद। हम अपने इस क्लास में छत्तीसगढ़ में जो आफ्टर मौर्य है उसके बाद किन शासकों का युग रहा उसे देखते हैं, क्योंकि मौर्यों के जाने के बाद यहाँ पर ब्राह्मण और कुछ विदेशी शासकों का युग आया। ब्राह्मण वंश के अंतर्गत शुंग, कण्व, वाकाटक और सातवाहन लोग शासन किए हैं, जबकि विदेशी शासकों में हमारा शक, पार्थियन, कुषाण, बैक्ट्रियन आए थे, जिसमें से कुषाणों का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ा और उसी तरह से शुंग और सातवाहन और वाकाटक का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लेकिन गुप्त और वाकाटक समकालीन थे, तो मौर्यों के जाने के बाद जो उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो गुप्त था, जबकि दक्षिण भारत में कौन था? वाकाटक। तो छत्तीसगढ़ में हम क्या देखेंगे? यहाँ पर गुप्त वाकाटक साम्राज्य। छत्तीसगढ़ में गुप्त वाकाटक साम्राज्य, ठीक, गुप्त वाकाटक काल, ऐसा हम कह सकते हैं। जो गुप्तों का जो काल रहा है वो लगभग हमारा 300 से लेकर 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा है, जबकि हमारा जो वाकाटक है उसका समय कब तक रहा है? 250 से लेकर के 500-550 एडी। तो दोनों समकालीन हुए। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम वाकाटक काल। तो वाकाटक काल का जो शासन अवधि रहा है भारत में वो 250 एडी से लेकर के 500 एडी मतलब ईस्वी में रहा है। तो जैसे ही हमारी सातवाहनों की शक्ति समाप्त हो जाती है ना, तो दक्षिण भारत में वाकाटकों का उदय हो जाता है। तो ये गुप्तों के, भारत में गुप्त के और छत्तीसगढ़ में नल शासकों के समकालीन थे। आपने छत्तीसगढ़ के सेक्शन में देखा भी है कि जो वाकाटक है उनका नलों से काफ़ी संघर्ष हुआ है। इनकी जो वाकाटक नामक स्थान से शुरू हुआ इनका जो वंश है, साम्राज्य, इसीलिए इनको वाकाटक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का जो प्रथम शासक है उसे हम विंध्य शक्ति कहते हैं, और इसका जो पुत्र है प्रवरसेन, इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इन्होंने पुरिका जो कि बरार क्षेत्र में आएगी, नागपुर एरिया में, उसको अपनी आरंभिक राजधानी बना करके शासन किया। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी नंदीवर्धन, जिसे आज के डेट में नागपुर भी कहा जाता है। ये शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? महाराज। तो चलिए इसके फेमस शासकों के देखते हैं। तो सबसे पहले जो शासक हुए वो हुए प्रवरसेन प्रथम, और इनके काल में ही छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? वाकाटक वंश का विस्तार हुआ। दूसरा होता है महेंद्र सेन, जिन्हें साहित्यिक स्रोतों में रुद्रसेन या के नाम से भी जाना गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त जब दक्षिण कौशल के या दक्षिण की विजय पर था ना, तो उन्होंने वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को ही पराजित किया था। किन्हें पराजित किया था? महेंद्र सेन को, ऐसा लिखा है प्रयाग प्रशस्ति में। लेकिन उन्होंने इनको माफ़ कर दिया। इनकी एक नीति है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। पहले उस एरिया को पूरा ग्रास लो, ग्रहण कर लो, उसके बाद उसको मोक्ष मतलब पूरी तरह से मुक्ति दे दो, अनुग्रह कर दो, कृपा कर दो उस पर, और उनको अपने अधीन शासन करने दो। तो शासन तो कर रहे हैं लेकिन किनके अधीन? गुप्तों के अधीन। तो अपनी अधीनता या अपनी लोहा मनवाना गुप्तों का उद्देश्य था। दूसरा होता है प्रवरसेन द्वितीय। इसके शासनकाल में ना महाकवि कालिदास ने सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत पर मेघदूत ग्रंथ की रचना की, और रामगढ़ पर्वत की सुंदरता को देख करके उन्होंने इसे स्वर्ग जाने का मार्ग कहा। इतना मनमोहक उनको लगा, और इसी से आज उसका नाम पड़ा है, सरगुजा जिले का नाम सरगुजा। अगले शासक का नाम है नरेंद्र सेन, और इसका भवदत्त वर्मन जो कि नलवंशी शासक है, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने इनको पराजित कर दिया। ठीक है। इनके बारे में हमको कहाँ पर जानकारी मिलेगी? रिद्धिपुर ताम्रपत्र में, रिद्धिपुर शिलालेख में। अगले शासक का नाम है पृथ्वीसेन। नलवंशी शासक अर्थपति, नलवंशी शासक कौन? अर्थपति, जो कि भवदत्त वर्मन का पुत्र है। इसको क्या कर दिया? हरा दिया, और पुष्करी या भोपालपट्टनम को पूरी तरह से क्या कर दिया? आग लगा दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। काफ़ी दिनों तक जो नलवंशी शासक है उभर नहीं पाया। उसके बाद जो अगले शासक हैं स्कंद वर्मन आते हैं नलवंश के, जो नलवंश की पुनर्स्थापना करते हैं और वाकाटक वंशी शासक को परास्त करते हैं। चलिए, तो ये हुआ हमारा वाकाटक वंश। वाकाटक के बाद छत्तीसगढ़ में हम देख लेते हैं गुप्त, लेकिन ये बाद तो नहीं है, ये समकालीन है, और भारत में 319 से 550 एडी तक इन्होंने शासन किया। तो इनका क्या प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है वो देखते हैं। तो गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल को प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, और इस स्वर्ण काल से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा है। चौथी शताब्दी में, किस शताब्दी में बोलेंगे? चौथी शताब्दी में गुप्त वंश में अत्यंत साम्राज्यवादी शासक हुआ जिनका नाम था समुद्रगुप्त,
और समुद्रगुप्त ने संपूर्ण आर्यवर्त को जीतने के बाद दक्षिण की विजय पर गया। जब दक्षिण भारत की विजय के लिए गया, इसकी यात्रा में गया, तो इस मार्ग में हमें वाकाटक काल के शासक कौन मिलते हैं? महेंद्र सेन। और वहाँ पर नलवंशी शासक से मुलाकात होती है, व्याघ्रराज। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि दक्षिण भारत में टोटल 12 राजाओं को हराया, जिसमें से 2 राजा हमारे दक्षिण कौशल में हैं। एक तो हो गए महेंद्र सेन जो कि वाकाटक वंश के हैं, दूसरा नलवंशी शासक हमारे व्याघ्रराज हुए। तो इन 2 शासकों को छत्तीसगढ़ में हराया, लेकिन दोनों को ना अपने मोक्ष अनुग्रह नीति के अंतर्गत, है ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के अंतर्गत मुक्त कर दिया और अपने अधीनता स्वीकार करने के बाद वो चला गया। ठीक है, तो इस तरह से गुप्त वंश का ये प्रभाव रहा। जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की यात्रा पर था तो अपनी पत्नी, सेना सबको लेकर के जाएंगे ना, तो उनकी पत्नी का नाम हमारे साक्ष्यों में रूपा देवी के नाम से जाना गया है। तो उन लोग ना वहाँ पर रुके थे महासमुंद में, तो वहाँ पर विशाल झील का निर्माण किया, कई महीनों तक रुके थे। तो विशाल झील का निर्माण करवाया, तो उसी झील के नाम से आज उस जिले का नाम क्या हो गया, स्थान का नाम क्या हो गया, शहर का नाम महासमुंद पड़ा। तो वहाँ पर हमको रूपा देवी के सिक्के मिले हैं, उनके नाम से सिक्के मिले हैं। तो गुप्तों की अधीनता छत्तीसगढ़ में स्वीकार की गई है, यहाँ के शासक गुप्तों की अधीनता स्वीकारते थे, हम कैसे कहेंगे? तो कुछ ना कुछ साक्ष्य होगा। तो एक साक्ष्य तो हमको हरिशण का लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, जो कि हमको आज प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ मिलेगा। और कुछ स्थापत्य के स्रोत भी रहेंगे, कुछ सिक्के रहेंगे, जैसे कि महासमुंद से रूपा देवी का मिला। तो स्थापत्य में हम देखते हैं ताला गाँव मंदिर, है ना, ताला गाँव मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मंदिर है। इसके निर्माण में जो शैली का इस्तेमाल किया गया है ना, ये वो गुप्त काल का ही है। दूसरा, पुजारी पाली में हमको ईंटों का मंदिर मिलेगा, जो कि आज सारंगगढ़ में पड़ेगा। इसे केवटिन ने बनवाया था, इसीलिए इसे केवटिन मंदिर कहते हैं। अगला है, हमें कुछ सिक्के मिलेंगे, जैसे बानाबरस दुर्ग। तो दुर्ग के बानाबरस से हमको कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? कांच के नाम से जाना जाता है। आरंग, आरंग से हमको कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का, मतलब जो सिक्का है ना उसमें मयूर जड़ा हुआ है। ठीक है, रत्न, रत्न है और मयूर का अंकन है, तो क्या बोलोगे? रत्न जड़ित मयूर सिक्का हमको प्राप्त हुआ है आरंग से। किसका है वो? कुमारगुप्त का। तो ये जो सोने के सिक्के, इतने फेमस सिक्के मिलने का मतलब है कि सीधी सी बात, इनका प्रभुत्व गजब का रहा होगा। और इनका प्रभाव क्षेत्र आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ भी है, क्योंकि यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसी भी, जैसे आपका जो शासन है ना, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है। तो अगर इनका शासन क्षेत्र किसी शासन का यहाँ तक रहा है, तो हम ये कैसे पता लगाते हैं? तो हम ये पता लगाते हैं, जो पुरातन इनके जो सिक्के हैं, सिक्के जो मिलते हैं ना, उन सिक्कों को लेकर के हम एक रेखा खींच देते हैं इस तरह से, और जहाँ जहाँ से सिक्के मिले उनको एक रेखा खींच दी गई ऐसा करके, और उसके बाद इसी को ही क्या करा गया है, इसको शासन क्षेत्र मान लिया जाता है। तो इस तरह से उनके साम्राज्य की सीमा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो तय करते हैं। कुछ सिक्के हमको पिट्टाई बल्द से मिला है, खैरताल से मिला है, जो वो भी किसका है? हमारा कुमारगुप्त का था। किसका है वो? हमारा कुमारगुप्त का है। उसी तरह से हमको खरसिया से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का मिला है। समुद्रगुप्त, इन लोग को शासक जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, तो इनके सिक्के में वो क्या है? धनुष को पकड़ा हुआ है। तो ऐसा सिक्का हमको रायगढ़ में खरसिया से मिला है। और महासमुंद में तो रूपा देवी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी के रूप में इसे उल्लेखित किया गया है। तो ये रहा हमारा गुप्त साम्राज्य। और जो प्रश्न आएंगे वो इसी लेवल के ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। और जो ये जो हमारा ईंटों का ताजमहल है, वो हालांकि किस वंश का है? पांडु वंश का है, तो उसको भी गुप्तकालीन स्थापत्य शैली ही मानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ में गुप्त और वकाटक हमने खत्म किया, और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हम बहुत छोटी छोटी क्लास लेके आ रहे हैं, और चाहते हैं आप इसको और जल्दी ख़त्म करना तो 1.10, 1.15, 1.20 की स्पीड में देख करके ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पूरे जो कंटेंट ला रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, केवल प्रीलिम्स को फोकस किया जा रहा है, और कम समय में आप इनको कंटेंट को कवर कर सकें, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस ला रहे हैं। आपको लॉन्ग वीडियो देखनी होगी तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं, लिंक हम उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।